हाँ तो दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे एयर पोल्यूशन का जो अपना बचा हुआ पार्ट है। अपनी थोड़ी केमिस्ट्री बची हुई है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, डिवाइसेस बची हुई हैं और नॉइज पोल्यूशन बचा हुआ है। आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इफेक्ट्स पढ़ लिए, हमने एक्वे एंड नैक्स की टेबल पढ़ ली, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, हमने प्लूम बीहवर से लेके प्लूम की मॉडलिंग तक पढ़ लिया। हमने ये सबसे बड़ा टॉपिक था, हमने कल कवर कर लिया। आज अपन शुरू करते हैं केमिस्ट्री में। क्या पूछता है केमिस्ट्री में, देखते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, किसी भी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर यानी एसटीपी कंडीशन पे पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इस वाले चैप्टर के लिए। एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल अगर गैस है, कोई भी गैस हो, का वॉल्यूम 22.4 लीटर। पीवी बराबर एनआरटी अपने को बचपन से पता है, नंबर ऑफ मोल निकाले होंगे। तो ये एन क्या नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल और किस निकाल सकते हैं? वेट बाई मोलिकुलर वेट, ये भी नंबर ऑफ मोल ही होता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पीवी बाई एन टी, और इसकी वैल्यू होती है 82.05 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन। याद करने की जरूरत नहीं है, बस बताया है। ओके, अब ये एच टी पी 0 डिग्री कैसे याद रखो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोसफियर प्रेशर। ठीक है, इसके ऊपर 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स है 22.4। आया किसे? पी बराबर एन आर टी से ही आया है, लेकिन अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम इसको याद रखेंगे। एच टी पी में जहाँ पे स्नो जमती है, जहाँ पानी स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक आता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोसफियर पे। ठीक है, इस पे 1 मोल वॉल्यूम का 1 मोल गैस का वॉल्यूम हो जाता है 24.4 लीटर। ये भी याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार आजकल वो क्वेश्चन सीधा एस टी पी ना दे के एन टी पी भी देता है। तो अपन कैलकुलेट करने के बजाय, पी वी बराबर एन आर टी करने के बजाय, अपन डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे 24.4 लीटर। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी, बाकी सब कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू t। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 2 लीटर बढ़ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे। ठीक है, तो एच टी पी पे 22.4 लीटर, एन टी पी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना टेम्परेचर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी 24.4 लीटर। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? पहले क्वेश्चन, जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको यूनिट चेंज कराएगा, मैं लिख देता हूँ। ये जो 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, लीटर वाला, ये इसमें यूनिट चेंज करवाएगा। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में दे देगा, बोलेगा पीपीएम में करो या पीपीबी में करो। ये सब क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एम्बिएंट एटमोसफियर वाज मेजर्ड एज 30 ग्राम माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अंडर द सेम कंडीशन द अबव SO2 कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। पीपीएम में चेंज करवा दिया, तो अपन क्या करेंगे? अपन इसमें तो कहीं कंडीशन कुछ नहीं दी, कितने टेम्परेचर पे क्या दिया है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से पीपीएम में। इसमें बस सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप नंबर ऑफ मोल की तरफ भाग रहे हैं। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से जब भी या मतलब चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करूँ चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करूँ, हमें क्या देखना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जल्दी से कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिया, तो 1 मीटर क्यूब में कितना?
वेट हो गया 30 माइक्रोग्राम। नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 30 × 10⁻6 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट SO2 का कितना 64। नंबर ऑफ मोल आ गए। ओके, ppm का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का रेशियो है। तो कितना वॉल्यूम है डिवाइड बाई 10⁻6 m³ ऑफ एयर में, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पी बराबर nRT P बाई RT इंटू V बराबर N। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अब, क्योंकि ppm में कन्वर्ट करना है। अगर 1 m³ में 30 माइक्रोग्राम है तो हमें देखना है 1 m³ में वॉल्यूम कितना हुआ, और फिर 10⁻6 m³ में देख लेंगे। ppm में पूछा है 10⁻6 m³ में देख लेंगे कितना वॉल्यूम होगा, बस वही आंसर आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। सब है अपने पास, वॉल्यूम आ गया इतना। और 1 m³ में वॉल्यूम कितना है आगे इसका, इतना। 10⁻6 m³ में कितना आएगा, इसका शब्द आ जाएगा 0.012 ppm। अब इसमें वॉल्यूम वाला वो कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहीं टेम्परेचर दिया हुआ नहीं था। आगे वाले में यूज हो जाएगा वो। देखो, ए सैंपल ऑफ एयर एनालाइज्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना वॉल्यूम होगा इसका, 24.4 लीटर। प्रेशर इज रिपोर्टेड टू कंटेन 0.04 ppm ऑफ SO2। SO2 की कंसनट्रेशन दे दी है 0.04 ppm, यानी 0.04 m³ पर 10⁻6 m³। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। 0.04 m³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.04 इंटू 10⁻3 लीटर, यानी 40 लीटर लिख सकता हूँ। 40 लीटर में मुझे पता है कितने, 24.4 लीटर में NTP पे कितना होता है, 1 मोल होता है। 40 लीटर में कितने मोल होंगे मुझे पता चल जाएगा, 40/24.4 मोल, ठीक है। कितने में निकालें, 10⁻6 m³ में निकालने हैं अपन, तो मोल आ गया। मोल से अपन क्या निकालना है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब निकालना है। तो इतने मोल में वेट कितना हो जाएगा, मोल वाला फॉर्मूला आपको पता है, मोल क्या होते हैं, मोल्स होते हैं वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। वेट निकालना है तो मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मोल कितने थे, 40/24.4, और मोलिकुलर वेट कितना हुआ, मोलिकुलर वेट SO2 ही है 64। तो ये क्या आ गया, वेट आ गया मेरा, इसमें आ गया, ग्राम में आ गया। 10⁻6 m³ में आया, लेकिन ये निकालना है अपना माइक्रोग्राम पर m³। तो 10⁻6 m³ में मेरे को पता चल गया कितना वेट आया है, 40/24.4 इंटू 64 ग्राम। तो 1 m³ में कितना आएगा, 40/24.4 इंटू 64 डिवाइड बाई 10⁻6 ग्राम। ये क्या हो गया, माइक्रोग्राम, ये निकाल लूँगा मैं, ये यूनिट आ गई माइक्रोग्राम पर m³। हो गया मेरा काम, ये निकालना था मुझे। इसे देख लो कैसे निकाल रखा है, हमने सोल्व कैसे किया है। पहले हमें पता था, हमने याद नहीं किया था, जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे केवल STP पे ही वैल्यू आई थी। STP कितनी वैल्यू थी, 22.4 लीटर। तो V प्रोपोर्शनल टू T, P बराबर nRT। तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर निकालना है तो V2 बाई V1 बराबर T2 बाई T1। ये टेम्परेचर किस में रखना होता है, केल्विन पे रखना होता है। निकाला, कितना आ गया, 24.45 लीटर। अब हमने ये वैल्यू याद कर ली है कि NTP पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 24.4 लीटर, और STP पे कितनी वैल्यू है, 22.4 लीटर। STP क्या है, स्नो वाला, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। वैल्यू याद हो गई। NTP पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। एक मोल में कितने वॉल्यूम, एक मोल में 24.4 लीटर, ठीक है। अब एक मोल गैस आ गया 0.04 ppm, 10⁻6 m³ ऑफ एयर में 0.04 m³ ऑफ SO2, यहीं से निकाल के लाया।
0.04 m³ मतलब 40 लीटर ऑफ SO2। नंबर ऑफ मोल 40 बटा सब आपने को निकालना यही है, नंबर ऑफ मोल। ऐसे क्वेश्चन में जब भी यूनिट चेंज करवाए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस क्या करना है मुझे, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल से मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ, मैं वेट की तरफ भी जा सकता हूँ क्योंकि मोल का फॉर्मूला मुझे पता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। मैं वॉल्यूम की तरफ भी जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक मोल में वॉल्यूम पता होता है कि 22.4 लीटर है या 24.4 लीटर है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ मोल, बस नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल निकाले, इतना आ गया, वेट निकाल लिया, इतना आ गया, माइक्रोग्राम आ गया। एक दो क्वेश्चन और देख लो। कंसंट्रेशन दी है 41.6 माइक्रोमोल पर मीटर क्यूब, माइक्रोमोल ही दे दिया इसमें, तो बताओ। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 293 केल्विन। 293 केल्विन कितना होता है, 273 केल्विन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, बचा कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। आर की वैल्यू दी हुई है, अजूम ठीक है, पीपीएम में निकालना है, तो पी बराबर एनआरटी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम निकाल लूँगा, पीपीएम में कन्वर्ट कर दूंगा, पीपीएम में आ जाएगा ये, ठीक है। एक एम क्यूब में कितने मोल हैं, पी बराबर एनआरटी, वॉल्यूम ऑफ केमिकल, वॉल्यूम निकाला, कितना वॉल्यूम आ गया 1 एम क्यूब में, तो 10 के बाद 6 एम क्यूब में कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, हमने पी बराबर एनआरटी से निकाल लिया, वैल्यू दी हुई थी। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमोसफेयर में सैंपल एनालाइज किया और वैल्यू आई 0.02 ppm, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ NO2। अज्यूम द ग्राउंड इक्विवेलेंट मास ऑफ NO2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एंड इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री, 22.4 लीटर की वैल्यू ही इसने दे दी। अब कह रहा है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालो NO2। NO2 किसमें निकालना है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। 22.4 लीटर दिया हुआ है एक मोल में, पर मोल 0.02 ppm दिया हुआ है। 0.02 ppm को कन्वर्ट करना देख लो कैसे होता है, 0.02 m क्यूब डिवाइड बाई 10 की पावर 6 m क्यूब पर मिलियन है, तो लिख लिया हमने सेम का सेम। 10 की पावर 6 m क्यूब में कितना हो गया, ये हो गया इंटू 100,000 करूँगा तो 20 लीटर हो गया। अब लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, कितना आएंगे, 22.4 में एक मोल है तो 20 लीटर में कितना आएंगे, 22.4 डिवाइड कर लूँगा, ये नंबर ऑफ मोल आ गई, 20 डिवाइड बाई 22.4। अब क्या चाहिए मुझे, माइक्रोग्राम में चाहिए, ये आ गए नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। वेट निकालना है तो 20 बाई 22.4 इंटू मोलिकुलर वेट दिया हुआ 46, ये आ गया, क्या इसमें आ गया ग्राम में, लेकिन कितने में है, 10 की पावर 6 एम क्यूब में आया है, कितना, इतने ग्राम आ गया, जो ये है। तो एक एम क्यूब में कितना आएगा, 1/10 की पावर 6 आ जाएगा, इंटू ये वेट आ जाएगा, तो यही क्या हो गया, ये माइक्रोग्राम हो जाएगा, 10 की पावर 6 है तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ओके। सेम ऐसे निकाला हुआ है ठीक है। तो वॉल्यूम या वेट का पीवी बराबर एनआरटी से जो भी है, आपको नंबर ऑफ मोल पहले निकालने हैं, चाहे आपको पीवी बराबर एनआरटी से निकाल लो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया है तो, और आपको बाकी कॉन्सेप्ट पता है, एसटीपी पे 22.4 लीटर पर मोल, एक मोल का वॉल्यूम, एनटीपी पे 24.4 लीटर पर मोल, एनटीपी मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोसफेयर, एसटीपी पे, एसटीपी कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोसफेयर। समझ में आ गया अपने को, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, चारों टाइप में सेम कॉन्सेप्ट लगा है।
कुछ भी दिया हो, चाहे वेट माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से पीपीएम में निकालना हो, पीपीबी में निकालना हो, पीपीबी क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन, तो 10⁻9 आ जाएगा नीचे। 10⁻6 आ रहा था 10 मिलियन में, बिलियन में 10⁻9 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, गेट बार बार पूछता रहता है S+O2 SO2 N+O2 NO2 मोल इक्वल करवा लो 1 मोल का मतलब 1 मोल से 1 मोल बनेगा। गेट इसकी क्वांटिटी कोल के थ्रू कैलकुलेट करवाता है, कोल में इतना % सल्फर है, कोल की वेट इतना है, उसका बर्निंग इतना हो रहा है, लास्ट में इसके मोल कितने जनरेट होंगे, इसका वेट कितना जनरेट होंगे, फिर SO2 की कुछ क्वांटिटी निकलवा लेता है, कंसनट्रेशन निकलवा लेता है। सब मोल का खेल है। ठीक है। और जहाँ आयन आ जाए, ये तो कुछ आयन तो हो नहीं रहे, जहाँ अगर आयन्स आ जाएं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो अपन किस में खेल जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स में खेल जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो होगा वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। मोलिकुलर वेट क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। और ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट तो हो गया ये मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट वाला भी आपको कॉन्सेप्ट करवा देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। हाँ ऐसे होता है। इसकी पूरी टेबल बना के करा देंगे कि कौन कौन सा कैसे होता है। ये सिंपल है, मोल मोल, पहले सल्फर की कंसनट्रेशन निकाल लो कोयले से, पहले कोयला आएगा, कोयले में कुछ % सल्फर होगा, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। SO2 को उतने मोल बनेंगे, फिर कंसनट्रेशन निकाल लो या फिर इसका वेट निकाल लो, सिंपल देता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन करा रखा है, S+O2 SO2, कोयले की रेट दे रखी है 1000 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का क्या है, ये है थर्मल पावर प्लांट, एफिशिएंसी 38%, कुछ आ गया। ये इसकी बर्निंग रेट दे रखी है 21 मिलियन जूल पर kg, कुछ कुछ करके निकाल लेंगे। ये इसकी सल्फर की रेट आ गई किलोग्राम पर सेकंड में आ रहा है, उसमें सल्फर कितना है, ये कोयले की बर्निंग रेट आई है, उसमें सल्फर 3% है, 3% से सल्फर की आ गई। जब सल्फर की आ गई तो S+O2 SO2 1 मोल 32 ग्राम 64 ग्राम, इसका इतने किलोग्राम पर सेकंड हो रहा है, तो इसके इतने, इसका वेट आ जाएगा। बड़े आसान से रहता है। ठीक है। फिर ये कॉन्सेप्ट और देख लो, केमिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर की क्या है, इरेगुलर शेप रहती है। ठीक है, रेगुलर शेप नहीं रहती, इरेगुलर कैसे शेप रहती है। तो अपन इक्विवेलेंट एरोडायनेमिक डायमीटर निकालते हैं, किसका, पार्टिकुलेट मैटर का, PM2.5 PM10 का इक्विवेलेंट एरोडायनेमिक डायमीटर। तो PM10 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का, PM2.5 लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर तक का डाया। ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मीटर PM2.5 एंड PM10 दोनों होते हैं। RSPM रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मीटर। ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलेट मैटर में क्या आता है, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर किसे नहीं करते हैं, बैकफिल्टर और ESP आगे पढ़ लेंगे। ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर के लिए अपने पास कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, क्योंकि अपन 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वालों के लिए अपन पार्टिकुलेट मैटर डिफाइन ही नहीं करते। कोई पार्टिकुलर मैटर कैटेगरी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, वो अपनी
इनहेल नहीं करते अपन, नोज में भी नहीं जाते, नोज वाले होता है कि नाक के जो बाल होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से बड़े वाले पार्टिकल को रोक लेते होंगे। 10 माइक्रोमीटर से बड़े के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। PM 2.5 किसके लिए, लेस देन 2.5 के लिए। PM 10 2.5 से 10 माइक्रोमीटर के लिए। समझ में आ गया। इरेगुलर शेप होती है, सो वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट एरोडायनेमिक डायमीटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया पर्टिकुलर मीटर का। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड गैस सिस्टम। लिक्विड का गैस में डिस्पर्सन कैसे होता है, गैस का लिक्विड में डिस्पर्सन कैसे होता है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे गैस का लिक्विड में हो चाहे लिक्विड का गैस में हो। पहले देखो कि बल्क में कौन है और फिल्म में कौन है। अंदर जो होगा वो बल्क में होगा, उसके चारों तरफ जो फिल्म में होगा वो फिल्म में होगा। पहले ये देखो कि बल्क में कौन है, फिल्म में कौन है, लिक्विड है या गैस है। एक लिक्विड यहाँ कहीं होगा, या तो गैस होगा लिक्विड होगा, या फिर बल्क में भी लिक्विड या गैस होगा, कोई एक होगा, लिक्विड या गैस। तो देख लो पहले बल्क में कौन है और फिल्म में कौन है। देख लिया, बल्क में जो होगा वो सरफेस से डिस्पर्सन ज़्यादा होगा और फिल्म से बल्क में डिस्पर्सन कम होता है। देखो ये बल्क में है कोई, ये फिल्म में है, तो बल्क से फिल्म में डिस्पर्सन ज़्यादा होता है और फिल्म से बल्क में डिस्पर्सन कम होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि बल्क से फिल्म में डिस्पर्सन हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि सर वही वही डिस्पर्सन करना चाहेगा जो बल्क में है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, तो देखो बल्क में वाटर है, मान लो वाटर यहाँ है और बाहर एयर है, तो कैसे डिस्पर्स होगा, यहाँ से ऐसे बल्क से एयर में डिस्पर्सन होगा। अंदर मान लो एयर है, बाहर पानी है, तो ये एयर से डिस्पर्स होगी। तो बल्क से सरफेस से डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। फिल्म से बल्क में डिस्पर्सन कम ही तो होगा। ये सब कुछ सब भी देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग होता है, प्लस डस्ट प्लस मिस्ट जो भी है होता है। कल अपन बताया था मिस्ट प्लस मिस्ट एंड स्प्रे, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। स्मोक क्या होगा, स्मोक प्लस फॉग। फ्लूइड क्या होता है, गैस प्लस लिक्विड, गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। दे कैन डिफॉर्म अपॉन स्ट्रेस एप्लीकेशन। ठीक है, दे डू नॉट हैव शेप ऑफ देयर ओन, ये भी ठीक है बात है। सॉलिड की होती है शेप, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कर लोगे। एक अच्छा क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं क्या है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का प्रीवियस आईक्यू है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज एट द रेट ऑफ 0.03 मीटर क्यूब पर मिनट। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.03 मीटर क्यूब पर मिनट से फ्रॉम गैसोलीन इंजन, पेट्रोल के इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। एंड 50 ppm इज थ्रेशोल्ड लिमिट, 50 ppm थ्रेशोल्ड लिमिट है इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर 8 आवर्स एक्सपोजर। द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंटेमिनेशन टू सेफ लेवल। कार्बन मोनोऑक्साइड अकेली अगर आती जाएगी तब तो थ्रेशोल्ड लिमिट जल्दी पार कर जाएगी। तो कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड बताओ कि हम एयर कितनी और साथ में इसके साथ पास करें ताकि कंटेमिनेशन क्या रहे, सेफ लेवल में रहे। कैसे करेंगे अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग लगा देंगे।
थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 50 ppm, 50 × 10⁻⁶। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 C1 + Q2 C2 अपन Q1 + Q2। C1 तो कितना है 1 है क्योंकि प्योर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। C2 कितना है 0 है क्योंकि प्योर एयर है। ठीक है, तो 0.03 × 1 + Q × 0 अपन Q + 0.03 वैसे करके Q निकाल लेंगे। एक प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, एक प्योर एयर है, तो इसमें तो CO की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, वो प्योर है तो उसकी कंसनट्रेशन 1 हो जाएगी। आगे मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे। तो ये अपना हो गया है केमिस्ट्री वाला पार्ट। क्या था केमिस्ट्री के पार्ट में, कुछ भी नहीं था। HPV = nRT, यूनिट चेंज करवा रहा है तो जल्दी से भागो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, HTP 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमोसफियर, 1 मोल बराबर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमोसफियर, 1 मोल का वॉल्यूम 24.4 लीटर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट था इसमें, और तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। ppm अपने को पता है, ppb अपने को पता है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। H + O2 SO2 नंबर ऑफ मोल में खिलवाएगा, सल्फर कंसनट्रेशन कोल से निकलवाएगा, कोल कितना बर्न हो रहा है, उसमें कितना परसेंटेज सल्फर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आसान से सॉल्व होते हैं। पर्टिकुलर मीटर का इक्विवेलेंट एरोडायनामिक डायमीटर निकालते हैं, उसी से फिर PM2.5 और PM10 डिसाइड होते हैं, जो भी डाया आता है। अगर डाया लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है तो PM2.5 में कन्वर्ट हो जाए, PM2.5 में चला जाएगा। अगर डाया 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में है तो PM10 की कैटेगरी में चला जाएगा। 10 माइक्रोमीटर से बड़े के लिए अपने कोई पर्टिकुलर मीटर की कैटेगरी डिफाइन नहीं है। डिस्पर्सन वाले क्वेश्चन में देख लो कि बल्क में कौन है, फिल्म में कौन है। बल्क से फिल्म में हमेशा डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो अंदर बल्क में चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो। अब आती है डिवाइसेज फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल। हम एयर पोल्यूशन को हमने बहुत पढ़ लिया, कल से अपन परसों से एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए कुछ डिवाइसेज भी हैं ताकि इसको कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं डिवाइसेज फॉर एयर पोल्यूशन। डिवाइसेज पहले इसे देख लो। सिलेक्शन ऑफ एयर कंट्रोल डिवाइसेज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर साइज, बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के बेसिस पे एयर कंट्रोल डिवाइसेज। देखो भाई क्या क्या डिवाइसेज है, पार्टिकल साइज और कौन सी बेस्ट डिवाइसेज। अगर 50 माइक्रोमीटर से बड़ा पार्टिकल है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। 10 से 50 माइक्रोमीटर के बीच का पार्टिकल है, साइक्लोन। 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच का पार्टिकल है तो बैक फिल्टर और ESP। ये बैक फिल्टर आपने अभी पढ़ेंगे, और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, ये ऐसे मान लो कि दोनों लगभग सेम से ही डिवाइसेज हैं। दोनों किसके लिए यूज होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल के लिए। ठीक है, बैक फिल्टर को बैक हाउस भी बोलते हैं। ESP एफिशिएंसी 99% के अराउंड होती है। ठीक है, PM2.5 को 2.5, हाँ PM2, हाँ 2.5 माइक्रोमीटर लिखा है, 2.5 लिखा है। 2.5 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोनों PM2.5 और PM10 के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, इसमें कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर के लिए कौन सी डिवाइस है, दोनों डिवाइस ही कामयाब है। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल बोल दिया, कौन सा यूज़ करना है, बैक फिल्टर और ESP। बैक फिल्टर तुमने देखा होगा आजकल घरों के लिए क्या आते हैं, एयर प्योरीफायर आते हैं, क्या आता है उनमें, बैक फिल्टर आता है।
या बैग हाउस आता है। आजकल कार के अंदर भी प्योरीफायर आने लगे, एयर प्योरीफायर। क्या आता है? बैग हाउस या बैग फिल्टर। बैग हाउस या बैग फिल्टर। बेसिक का रहता था सिलेंडर ग्राउंड। तो ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर मतलब ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। क्या हुआ, सारे खत्म हो गए? 10 से 50 माइक्रोमीटर के लिए साइक्लोन। ये दोनों ऐसे डिवाइसेज हैं, इनको केवल इनको अपना यूज करते हैं प्री क्लीनिंग डिवाइसेज के लिए। ये होती हैं असली डिवाइसेज जिनसे अपन पर्टिकुलेट मैटर हटाते हैं। इनको केवल प्री क्लीनिंग डिवाइसेज के रूप में यूज़ करते हैं ताकि बड़े बड़े पार्टिकल हट जाएं। एक्चुअल डिवाइसेज यही है, बैग फिल्टर और ESP। ओके, अब एक एक डिवाइसेज को अपन देखते हैं क्या क्या डिवाइसेज हैं ये। पहला क्या देखेंगे अपन? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। बड़ी सिंपल सी डिवाइसेज हैं, अपन जैसा उसमें पढ़ते थे। किसमें? देख लेते हैं। ग्रेविटी से सेटल कराना है, बस कुछ नहीं है। सिंपल एंड लो कॉस्ट वाली डिवाइसेज हैं। ग्रेविटी मैन रोल प्ले करेगी लार्ज पार्टिकल के लिए। किसके लिए? ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। अभी स्टैंडर्ड नहीं है बस 50 माइक्रोमीटर से, बस ये आपने लगभग बता रखा है कि 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है पार्टिकल है तो ग्रेविटी से सेटल हो जाएगा। एफिशिएंसी लो रहती है इनकी। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी रखते हैं इसमें? एयर की वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एयर का फ्लो वेलोसिटी कितना रखते हैं अपन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपन इसको लिंक करके पढ़ेंगे। VF लेस देन 0.3 मीटर पर सेकंड रखा जाता है। ठीक है, 0.3 मीटर पर सेकंड मतलब 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, लेस देन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी लेस देन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में अपन आगे जो पढ़ेंगे अपन WTP में कि डिवाइसेज हैं, उसका इक्विपमेंट है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। तो उसमें अपन रखते हैं 30 सेंटीमीटर पर मिनट रखते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में। एक अपन डेट्रिटस टैंक पढ़ेंगे STP में, उसमें रखते हैं अपन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। और उसमें 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों रखते हैं? ताकि अपने ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वो अपने सेटल नहीं होने चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर शुड नॉट सेटल, इसलिए अपन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड रखते हैं डेट्रिटस टैंक में। और उतनी ही अपन यहाँ रखते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम ही रखते हैं। ठीक है, ये अपना थ्रेशोल्ड लिमिट है डेट्रिटस टैंक के इक्वल 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लेन सेडिमेंटेशन में रखते हैं 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये WTP में है, इसमें 30 सेंटीमीटर पर मिनट रखा जाता है, आराम से सेटल होने दिया जाता है। जब अपन वो पढ़ेंगे तो भी एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंपॉर्टेंट है इसमें 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर चलते हैं अपन साइक्लोन की तरफ। साइक्लोन सेपरेटर कहाँ यूज करते हैं? फाइन पार्टिकल की नहीं सुटेबल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, घुमाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही आएगा। यूज फॉर मीडियम टाइप पार्टिकल्स 10 से 50 माइक्रोमीटर के लिए। देखो इसमें एक और चीज़ देखते जाते हैं। प्रेशर ड्रॉप होगा, एनर्जी लॉस होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी डिवाइसेज ही प्रेशर ड्रॉप एनर्जी लॉस के बेसिस पे चलती है। अपने को और एफिशिएंसी ज़्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉडी लेंथ या कोन हाइट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस टाइम ज़्यादा मिलेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या होता है बॉडी लेंथ? ये ऐसे डिवाइस रहती है, यहाँ से इनलेट रहता है। इनलेट भी देख लो अभी
टेंजेंशियल एंट्री रहती है, ना कि रेडियल। टेंजेंशियल एंट्री रहती है पार्टिकल की, टेंजेंशियल एंट्री कराते हैं ताकि वो अंदर घूम सके। रेडियल एंट्री नहीं करवाते। जैसे रेडियल एंट्री नहीं करवाते, टेंजेंशियल एंट्री करवाते हैं। इंपॉर्टेंट है टेंजेंशियल एंट्री, नॉट रेडियल। ठीक है। अब अगर जितनी बॉडी लेंथ होगी, ये बॉडी लेंथ है या कोन हाइट मान लो इसको, जितनी बॉडी लेंथ होगी या कोन हाइट ज़्यादा होगी तो उतना ही पार्टिकल अंदर ज़्यादा घूमेगा, रेजिडेंस टाइम ज़्यादा मिलेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। तो बॉडी लेंथ या कोन हाइट ज़्यादा होगी तो रेजिडेंस टाइम ज़्यादा मिल के आएगा, ज़्यादा निकलेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है। टेंजेंशियल एंट्री, नॉट रेडियल। रेडियल ये घुमाता है, अंदर पार्टिकल रेडियली घूमता है, यही एम स्क्वायर बाई आर आएगा, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन एंट्री कैसे करवाएंगे पार्टिकल्स की, वो करवाएंगे टेंजेंशियल। मतलब एक तो था कि ऐसे एंट्री करवाएं, नहीं, ऐसे टेंजेंशियल एंट्री करवाते हैं। ठीक है। और क्या है, आउटवर्ड आउटर वर्टेक्स डाउनवर्ड स्पाइरल फर्स्ट, देन अपवर्ड स्पाइरल फॉर क्लीन गैस। अच्छा, पहले सारे पार्टिकल घूम 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 के नीचे जाते हैं और फिर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और फिर जो क्लीन एयर होती है उसके बीच में से एक और वर्टेक्स होता है, उसके बीच में से बाहर निकल जाती है। ये लिखा हुआ है। आउटर वर्टेक्स होता है डाउनवर्ड स्पाइरल फर्स्ट, फिर देन अपवर्ड स्पाइरल होता है फॉर क्लीन गैस। तो पूरा ऐसे रहता है, इसमें पार्टिकल जो घूमते रहते हैं, बीच में एक नाली टाइप की या फिर इस टाइप का और रहता है, उसमें से क्लीन गैस यहाँ से पूरा घूम गया, घूम के पूरा पार्टिकल जो भी थे पर्टिकुलर मैटर उनको हटा दिया, वो यहाँ गिर गए नीचे, फिर जो क्लीन गैस आती है उसको अपन इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो आउटर वर्टेक्स में तो पार्टिकल घूमते रहते हैं, और ठीक है, और जो इनर स्पाइरल होती है उसमें से क्लीन गैस बाहर निकाल देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर आता है इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म, कल कट साइज। कट साइज या उसको बोलते हैं D50। क्या है, इट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल करस्पेंडिंग टू 50% एफिशिएंसी। अपन जब मार्केट में लेने जाएंगे ना साइक्लोन सेपरेटर, उसमें कट साइज लिखा होता है कि भाई इस पार्टिकल डायमीटर के लिए, जैसे मान लो लिखा हो 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल के डायमीटर की कैसा कट साइज है, तो अपन क्या समझेंगे इस कट साइज से कि 20 माइक्रोमीटर का पार्टिकल को निकालने की इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50% एफिशिएंसी है। तो ये होती है कट साइज। अपन मार्केट में बेचेंगे किसको, कि वो क्या कह के बेचेंगे, तो अपन ये कह के बेचेंगे कि 20 माइक्रोमीटर लिखा है इसके ऊपर, तो मतलब इसकी 20 माइक्रोमीटर को के पार्टिकल निकालने की एफिशिएंसी 50% है। अगर आप पार्टिकल साइज बढ़ाओगे, 20 माइक्रोमीटर से ज़्यादा करोगे, तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आ जाएगी। अगर आप कहोगे 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल कितना होगा, तो ये तो 50% से कम ही एफिशिएंसी आएगी। समझ गए अपन। इट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू 50% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कट साइज कम हो जाएगा। आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको कट साइज, क्या लिखा है, इट इज स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर 50% एफिशिएंसी। ये क्या चीज़ लिखी है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, हाँ, कोई बोल रहा है कि मेरे साइक्लोन सेपरेटर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कट साइज की एफिशिएंसी, सॉरी कट साइज इसका कम है। हाँ, मतलब क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कम डाया के पार्टिकल भी निकाल दे रहा है, तो कट साइज कम हो जाएगी। बस कट साइज इतना याद रखो, कट साइज मतलब D50, यानी वो डायमीटर जिसकी एफिशिएंसी साइक्लोन सेपरेटर से कितनी हो, 50% हो, बस। ओके, इट इज स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर 50% एफिशिएंसी। टाइप ऑफ साइक्लोन्स क्या होते हैं, हाई एफिशिएंसी साइक्लोन, हाई थ्रूपुट साइक्लोन्स, मल्टी साइक्लोन्स। हाई एफिशिएंसी साइक्लोन ठीक है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो,
हाई थ्रोपुट साइक्लोन क्या होते हैं कि इनलेट डायमीटर ज़्यादा रखते हैं। तो थ्रोपुट मतलब एयर ज़्यादा एयर ले पाएगा, तो उसको हाई थ्रोपुट साइक्लोन बोलते हैं, मतलब इनलेट डायमीटर जितना लार्ज हो। मल्टी साइक्लोन्स क्या होते हैं, बहुत सारे साइक्लोन्स को सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, मल्टी साइक्लोन हो गया। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है इसका, प्राइमरी कलेक्टर और प्री कलिनर के रूप में यूज होता है। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर हो और क्या हो, साइक्लोनिक सेपरेटर हो, इनका यूज में कहाँ लेते हैं, प्री क्लीनिंग और प्राइमरी कलेक्टर के रूप में लेते हैं, ताकि बड़े बड़े पार्टिकल को हटा पाए और अपने बैक फिल्टर और आगे जो ईएसपी है, जो सेकेंडरी यूनिट है, जो मेन यूनिट है, जो एक्चुअल में पर्टिकुलर मैटर को हटाएंगी, उनके ऊपर लोड कम पड़े, उनका डैमेजेस कम हो। ठीक है, जैसे अपन क्या होता है, घरों में आरओ लगाते हैं, उसके पहले एक प्री क्लीनर लगाते हैं, ताकि अगर इम्प्योरिटीज़ को, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर, तो उनको हटा दे, ताकि आरओ के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े, आरओ खराबी कम से कम हो, आरओ का डैमेज कम से कम हो। साइक्लोनिक सेपरेटर का एडवांस वर्जन भी आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक प्रिसिपिटेटर बोलते हैं। साइक्लोनिक सेपरेटर का एडवांस वर्जन उसको बोलेंगे डायनेमिक प्रिसिपिटेटर। क्या है डायनेमिक प्रिसिपिटेटर, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग वेन्स होते हैं, अंदर रोटेटिंग वेन्स होते हैं, इसलिए वो 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है स्टैंडर्ड साइक्लोन से। लेकिन यही इसकी कमजोरी बन जाती है। कैसे, कुछ गीले और फाइब्रस मटेरियल इनकी वेन्स पे चिपक जाते हैं और इसको चोक कर देते हैं। ठीक है, इसका इसका डायग्राम वगैरह तो नहीं लाया हमें। डायनेमिक प्रिसिपिटेटर क्या होते हैं, इसमें रोटेटिंग वेन्स होते हैं, इसलिए 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और यही इनकी कमजोरी बन जाती है कि वेट और गीले और फाइब्रस मटेरियल होते हैं, इनकी वेन्स पे चिपक जाएंगे और इनकी एफिशिएंसी को या इनको चोक कर देंगे। ये हो गया डायनेमिक प्रिसिपिटेटर, साइक्लोनिक सेपरेटर। और PM2.5 बैक फिल्टर या ESP बेस्ड हाउस एयर प्योरीफायर में, या आजकल की जो नई कार आ रही है उनमें क्या हो रहा है, बैक फिल्टर होते हैं। ठीक है, ये भाई क्या हो गया, हम्म, अब आता है फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस। इसका एक प्रिंसिपल है, क्या है इसमें, इसमें आपको हमेशा दिया होगा एयर फ्लो टू क्लोथ एरिया, बस ये आपको ढूंढना है कहाँ से ये मिल जाए। Q बराबर A/B होता है, Q/A आपको दिया होगा, वेलोसिटी की टर्म में दे दे या मीटर क्यूब पर आवर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर नाम से दे दे, आपको बस ये ढूंढना है एयर फ्लो टू क्लोथ एरिया। आगे सवाल देखेंगे उनमें नई नई यूनिट से देता रहता है। ठीक है, सिंपल मीटर पर आवर में लिख देगा, तो आपने को पता है क्या है, एयर फ्लो टू क्लोथ एरिया। आगे अपन निकाले जाएंगे सारी चीज़ें। क्या देता है, एयर फ्लो टू क्लोथ एरिया देता है, इसका रेशो दे देता है Q बाई सरफेस एरिया। तो Q बराबर A/B होता है, Q/A दे देगा और कुछ चीज़ें दी हुई होंगी, अपन एरिया निकाले जाएंगे। सब यही है, सरफेस एरिया निकाल लो। अब इसका सरफेस एरिया कैसा होता है, बैक फिल्टर ये ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ से एयर इनलेट होती है और चारों तरफ क्या होता है, ये बैक फिल्टर लगे होते हैं। ऐसे मान लो कि सरफेस एरिया पे बैक फिल्टर लगे होते हैं इसके, ये सरफेस एरिया पे बैक फिल्टर लगे होते हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/l या πd/l। कैसे, 2πr/l, ये l है, ये r है, तो 2πr/l इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया पे बैक फिल्टर लगे होते हैं, एक बैक फिल्टर का एरिया अपने को पता चल गया, सरफेस एरिया। टोटल कितने बैग चाहिए वो सब निकाल लेंगे।
तो एयर फ्लो टू क्लोथ एरिया इसका इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे इसके क्वेश्चन और देख लेंगे। ओके, फिर क्या आता है, वही इतना हैंग कैसे होने लग गया। एप्पल भी इतने हैंग होते हैं क्या? एप्पल का नाम लेते ही खुल गया। अब अपन पढ़ेंगे ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। क्या है इसका प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वेरी फाइन पार्टिकल बेस्ड है। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लाई एश के लिए यूज़ करते हैं, और पेपर इंडस्ट्री में, माइनिंग में, आयरन और स्टील प्लांट में, केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस का क्या, W डिवाइड बाई Q बाई A। क्या है ये? भी वेलोसिटी की यूनिट है, वेलोसिटी यूनिट है। W भी क्या है? माइग्रेशन वेलोसिटी, माइग्रेशन वेलोसिटी, माइग्रेशन वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी वाली आ जाएगी Q बाई A से, और ये माइग्रेशन माइग्रेशन वेलोसिटी, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। ईटा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस का W माइग्रेशन वेलोसिटी डिवाइड बाई Q बाई A। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। ये Q बाई A होता है, ये वही, ये अपन कंट्रोल कर लेते हैं। इससे अपन देखो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर हमने डिस्चार्ज बढ़ाया एयर का, एयर फ्लो का डिस्चार्ज बढ़ाया, एफिशिएंसी कम निकल के आएगी। तो इस फॉर्मूले से भी लग रहा है। एरिया अगर ज़्यादा हो गया, एरिया हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कलेक्शन प्लेट का एरिया है वो बढ़ा दिया, तो एफिशिएंसी बढ़ के आ जाएगी। ये इस फॉर्मूले से भी पता चल जा रहा है। क्या फॉर्मूला है ये? डच एंडरसन इक्वेशन। ठीक है, ईटा बराबर 1 माइनस ई के माइनस W बाई Q बाई A। एरिया बढ़ाओगे, प्लेट का एरिया बढ़ाओगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डिस्चार्ज बढ़ाओगे, एफिशिएंसी कम निकल के आएगी। ओके, वर्किंग टेम्परेचर 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, ये W क्या है? माइग्रेशन वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स कलेक्शन प्लेट। क्या होता है इसके अंदर? ऐसे प्लेट लगी होती हैं, यही है कलेक्शन प्लेट। यहाँ कहीं होते हैं इलेक्ट्रोड। क्या करते हैं वो? आयोनाइज करते हैं गैस को, आयोनाइज करते हैं गैस को, आसपास की गैस को आयोनाइज करके रखते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही एयर फ्लो होती है, एयर फ्लो होगी, इसमें क्या होंगे? पर्टिकुलर मैटर होंगे। पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ये चिपक जाते हैं आयंस। ये पॉजिटिव प्लेट्स रहती हैं, ये नेगेटिव चार्ज थे, ये पर्टिकुलर मैटर भी नेगेटिवली चार्ज हो गए, और फिर ये किधर मुड़ जाते हैं? इधर मुड़ जाते हैं, और इनके ऊपर कलेक्शन हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ थी। तो माइग्रेशन वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स कलेक्शन प्लेट, जिस वेलोसिटी से वो जाएंगे उसी को माइग्रेशन वेलोसिटी बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल कलेक्शन प्लेट की तरफ जिस वेलोसिटी से जाएंगी, माइग्रेट करेंगे, वही माइग्रेशन वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। फॉर्मूला इसका बड़ा सा है, QEC डिवाइड बाई 3 पाई म्यू डी। क्यू जितना उनके ऊपर चार्ज है, ई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप से है, लेकिन कोई काम इससे ज़्यादा नहीं है। ESP सेंसिटिव टू वेरिएबल डस्ट लोडिंग रेट, वेरिएबल डस्ट लोडिंग एंड फ्लो रेट। ठीक है,
ये तो सभी सेंसिटिव रहती हैं। फ्लो रेट आप जितना बढ़ाओगे उतनी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। पावर रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई बिकॉज हाई वोल्टेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने को गैस को क्या करना है, आयोनाइज कराना होता है। सारा काम आयोनाइजेशन से ही हो रहा है। तो हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, हाई वोल्टेज के लिए पावर रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। वेरी हाई एफिशिएंसी इनकी, लेकिन वेरी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, क्योंकि हाई वोल्टेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अपने को गैस को आयोनाइज करवाना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं वो सेंसिटिव होते हैं डस्ट रेजिस्टिविटी की। डस्ट रेजिस्टिविटी, अगर प्लेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डस्ट जम गई तो आसपास की गैस को आयोनाइज करने में दिक्कत आएगी। इसी को डस्ट रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना मुश्किल से निकलता है, अगर डस्ट रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो क्या हो जाता है, बैक कोरोना हो जाता है। अभी कोरोना क्या है समझते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कोरोना नाम की चीज़ होती है। ये कोविड वाला कोरोना नहीं है, अलग कोरोना है। एक तो मुझे अब इसमें ये काम करना पड़ेगा कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ ताकि थोड़ा सा चीज़ें जूम इन हो सके। ओके, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कोरोना क्या होता है, हाई वोल्टेज फील्ड नियर द इलेक्ट्रोड टू आयोनाइज द, आसपास की गैस को आयोनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज फील्ड रिक्वायर्ड होता है नियर द इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहीं से गैस आयोनाइज होगी, क्या बनेंगे, कैटायंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये ही पर्टिकुलेट मैटर को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपना काम हो गया। जैसे पर्टिकुलेट मैटर को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, अब पर्टिकुलर मैटर जो पॉजिटिव प्लेट है उनकी तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पे चिपक गई, पर्टिकुलर मैटर पे चिपक गई। तो अब वो पर्टिकुलर मैटर भी क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज आयन हो गए। और अपना काम हो गया। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, ये है हार्ट ऑफ ईएसपी। ईएसपी का दिल है कोरोना डिस्चार्ज। सेल्फ सस्टेनिंग कोरोना रिएक्शन, अगर कोरोना रिएक्शन अगर सेल्फ सस्टेनिंग होने लग गई तो अपना मतलब हो गया ये कोरोना डिस्चार्ज है। नियर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगा और एक्सलरेट द इलेक्ट्रॉन, मोर गैस गेट आयोनाइज एंड सस्टेन द डिस्चार्ज। मतलब अपने आप से ही अगर कोरोना डिस्चार्ज, आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉन भाग भाग के खुद से काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैटर के चिपक रहे हैं, और पूरी रिएक्शन भी सेल्फ सस्टेन हो रही है। मतलब गैस, आसपास की गैस आयोनाइज हो रही है, गैस आयोनाइजिंग भी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं, कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, कंटिन्यूसली गैस आयोनाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जाके पर्टिकुलर मैटर को क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली डिस्चार्ज, नेगेटिवली आयोनाइज भी कर रहे हैं। तो इस वाली पूरी चीज़ को बोलते हैं, अगर सेल्फ सस्टेनिंग हो गई तो अपन बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज अपना अचीव हो गया है। अब अपने को ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अपना ईएसपी सही से काम करेगा। ठीक है, नियर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेगा, पर्टिकुलर मैटर पे चिपकेंगे और अपना काम हो जाएगा। अब आता है कि पार्टिकल चार्ज कैसे होते हैं। जो पर्टिकुलर मैटर है एयर फ्लो में, वो चार्ज कैसे हो रहे हैं, या तो वो फील्ड चार्ज से होते हैं, फील्ड चार्जिंग, या फिर डिफ्यूजन चार्जिंग। क्या है फील्ड चार्जिंग, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रखा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पर्टिकुलर मैटर भी इसके बीच में आ गए, तो हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या हो गया, आयनाइज हो गया पर्टिकुलर मैटर। आयन मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड गेट कोलाइडेड विद द पर्टिकुलर मैटर। जो आयन्स है, आयन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं अलोंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही मूव करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इलेक्ट्रॉन, और अगर बीच में पर्टिकुलर मैटर का कोलोइडल हो गया, कोलिजन हो गया, तो मतलब फील्ड चार्जिंग हो गई।
डिफ्यूजन चार्जिंग क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए से जा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब पर्टिकुलर मैटर कुछ क्या है, छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर है, स्मॉल साइज पर्टिकुलर मैटर, वो क्या है, सिंपल से नहीं चलते, वो चलते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ऐसे ऐसे कहीं, वो रैंडम मोशन होती है इनकी। तो अगर रैंडम मोशन थी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ आए, यहाँ आते ही हो गया डिस्चार्ज, हो गया आयनाइज। आयंस अटैच टू पर्टिकुलर मैटर ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन में अगर चल रहे हैं पर्टिकुलर मैटर तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दबोच लिया। अब कह रहे हैं कि लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर के लिए तो डिफरेंस चार्जिंग हो जाती है, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर के लिए फील्ड चार्जिंग हो जाती है, क्योंकि ये वाले पार्टिकल तो सिंपल चलते हैं, ये डिफरेंस से चल ब्राउनियन मोशन से चलते हैं। बीच वाले पर्टिकुलर मैटर है, इनको हटाने के लिए ESP डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। थोड़ी सी रेंज है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, इसे याद नहीं करना, बस लिखा हुआ था मैंने बता दिया, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया लगभग पूरा। फॉर्मूला क्या था, ईटा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस का W, माइग्रेशन वेलोसिटी डिवाइड बाई नीचे भी वेलोसिटी Q बाई ए, या इसको कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगी आपको, WA/Q। डिस्चार्ज बढ़ाओगे एफिशिएंसी कम निकल के आएगी, अगर आपने फ्लो डिस्चार्ज बढ़ा दिया ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम निकल जाएगी। आपने कलेक्शन प्लेट का एरिया बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि फाइनली चिपकना कहाँ पर्टिकुलर मैटर को, कलेक्शन प्लेट पे चिपकना है, तो ये आ जाएगा। माइग्रेशन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से, या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वो माइग्रेशन वेलोसिटी है और चार्ज पार्टिकल की टुवर्ड्स कलेक्शन प्लेट, जिस वेलोसिटी से वो कलेक्शन प्लेट की तरफ जाते हैं पर्टिकुलर मैटर, उसी को अपन माइग्रेशन वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ये हमने लगभग सारी चीज़ देख ली है। डस्ट रेजिस्टिविटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर डस्ट रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो क्या हो जाता है, बैक कोरोना हो जाता है। बैक कोरोना मतलब जलना जैसे हो जाता है, मतलब जो कोरोना डिस्चार्ज अब नहीं होगा, बैक कोरोना हो गया, मतलब पार्टिकल आयनाइज नहीं होंगे, गैस को आयनाइज नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे और अपनी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए तो पर्टिकुलर मैटर को कौन आयनाइज करेगा, कोई नहीं करेगा, एफिशिएंसी कम निकल के आती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू बैक कोरोना। बैक कोरोना क्यों, डस्ट रेजिस्टिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोड के ऊपर डस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभी कोरोना होना मुश्किल हो गया, कोरोना डिस्चार्ज अचीव करना डिफिकल्ट हो गया, कोरोना डिस्चार्ज डिफिकल्ट हो गया, इसी को बोलते हैं बैक कोरोना। होप कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अपने पास दो चार चीज़ें और बची हुई हैं। क्या बचा हुआ है, एक तो सैम्पलर बचा हुआ है, हाई वॉल्यूम सैम्पलर होता है विथ सेलेक्टिव साइज इनलेट, यानी फिल्टर लगा होता है, मुँह पर ही हमने फिल्टर लगा दिया, यहाँ हमने फिल्टर लगा दिया, ठीक है, फिल्टर पेपर है बस ये। अब यहाँ से गैस आई, मतलब इनलेट आया, फिल्टर लगा दिया, तो फिर गैस अंदर जाके फिर बाहर चली गई। हमने फिल्टर पेपर को देख लिया, जिस साइज का फिल्टर पेपर लगाया था उससे बड़े पार्टिकल यहाँ यहीं रुक जाएंगे, और फिर हमने फिल्टर पेपर का वेट वगैरह ले लिया और पता चल गया कि कितना पर्टिकुलर मैटर है इस वाले एरिया में। हाई वॉल्यूम सैंपलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्चार्ज रेट है, जो इनलेट एयर है, इनलेट एयर का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है, 1 से 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट होता है। कम से लग रहा है लेकिन ये अच्छी खासी अमाउंट है, 1 से 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, हाई फ्लो रेट है। हाई फ्लो रेट से हवा को खींचता है ये अंदर, ठीक है, और फिर एग्जॉस्ट करके बाहर निकाल देता है। खींचेगा तो इसमें पर्टिकुलर मैटर भी होंगे हवा में, वो यहाँ पे इस फिल्टर पे चिपक जाएंगे। हमारा हमने 2.5 माइक्रोमीटर का फिल्टर लगाया है, तो उससे बड़े वाले पार्टिकल सारे यहाँ पे रुक जाएंगे, इससे छोटे पार्टिकल अंदर चले जाएंगे, ठीक है।
किसके लिए काम आता है? एम्बियंट एयर सैम्पलिंग के लिए काम आता है। नॉर्मली खुले में कहीं सैम्पलिंग करनी है अपने को, सॉरी, तो एम्बियंट एयर सैम्पलिंग काम आती है। हाई वॉल्यूम सैम्पलर के इसमें काम आता है फॉर मेजरमेंट ऑफ PM2.5 एंड PM10। पर्टिकुलर मैटर रिमूव करने के लिए नहीं है, सैम्पलर है, सैम्पलिंग करने के लिए, फॉर मेजरमेंट करने के लिए PM2.5 और PM10 का। ये रेगुलाइज्ड बाई EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा रेगुलाइज्ड भी है। ठीक है भाई, आप इसे सैम्पलिंग कर सकते हो, हम इसे सैम्पलिंग कर देते हैं। कहीं आपने देखी भी होंगे कि इस टाइप से सैम्पलर लगा हुआ है और पर्टिकुलर मैटर को मेजरमेंट करता है। अब हमने कई सारी डिवाइसेस पढ़ी, तो उनकी फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या क्या है पार्टिकल या गैस रिमूवल की। पहला तो है इनर्शिया या इम्पेक्शन। कहाँ प्रीडोमिनेंट रहता है? 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा भी। इनर्शिया या इम्पेक्शन, बिग पार्टिकल हैव लार्ज मोमेंटम, मेक्स डिफिकल्ट टू फॉलो द पाथ ऑफ गैस, और फिर कहीं पकड़े जाते हैं। हमने बैग फिल्टर में से जाली लगा रखी थी, बैग फिल्टर लगा रखा है, और इनर्शिया और इम्पेक्शन से यहीं रुक जाते हैं, पहले जाते हैं, इनर्शिया इम्पेक्शन के थ्रू। इंटरसेप्शन मतलब बीच में फंस गए। उनकी साइज क्या थी? जो फैब्रिक फिल्टर का जो ओपनिंग थी उससे बड़ी साइज थी, तो फंस गई, क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन बोल दिया। डिफ्यूजन या ब्राउनियन मोशन करते हुए, वैसे तो ये निकल जाते हैं अगर सीधा सीधा जाते तो, इनको पर्टिकुलर मैटर को बंसुती करते हुए जाना है, ठीक है, रैंडम ब्राउनियन मोशन करते हुए जाना है, तो फंस गई कहीं। अगर नॉर्मल चलते एयर फ्लो की डायरेक्शन में, एयर फ्लो के साथ चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ब्राउनियन मोशन करते हुए चलेंगे, रैंडम मोशन करते हुए चलेंगे तो बीच में फंस जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ESP में होता है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में होता है, ठीक है। अब क्या है, और 3-4 पार्टिकल टाइप के और डिवाइसेस हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। 2-4 मिनट वेट कर लो यार, बहुत पढ़ लिया हमने, कब से बड़पड़ बड़पड़ बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी तो पौने 1 हुआ है, और बस 1 घंटा हो रहा है, अपन आराम से पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा सा वेट भी कर लेना चाहिए। तो ये हमने कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रखी हैं। पर्टिकुलर मीटर होंगे तो ESP या बैक फिल्टर से हटा देंगे। पर्टिकुलर मीटर मतलब PM2.5 और PM10। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, गैस में होंगे तो इनको एडजॉर्प्शन के थ्रू हटाएंगे। एक्टिवेटेड कार्बन या इस टाइप का कुछ बेड होगा, ये एडजॉर्ब हो जाते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। SO2 होगा, आगे और पढ़ेंगे इसको, सभी देखते चलो। SO2 को हम एसिडिक होता है, क्या आता है H2 के साथ? H2SO4 बनाता है, तो एसिडिक है। इनके लिए एल्कलाइन स्क्रबर ले आएंगे। स्क्रबर कुछ नहीं है, स्पंज जैसी चीज़ होती है, उसके अंदर एल्कलाइन मेटेरियल डाल देते हैं, SO2 को पास करवाते हैं, एसिडिक है, एल्कलाइन साथ रिएक्शन करेगा और यहीं फंस जाएगा स्क्रबर में। ओडोर कैसे करते हैं? बायोलॉजिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोफिल्टर से पास करवा के ओडोर हटा देते हैं। अब अपना इम्पोर्टेंट पार्ट आता है
क्या है यहाँ पे, 2 4 डिवाइसेस हो रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। देखो गेट में 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो ईएसपी का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक गैस कंटेनिंग, ये नहीं, पहले ये देखो ईएसपी वाला 1 माइनस ई क्यू माइनस डब्ल्यू बाई क्यू बाई ए से हो जाएगा। कई सारे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, और फाइनली अपने को कुछ एफिशिएंसी पे एरिया ही पूछा है। तो अपन जो चीज़ नहीं है अपने पास, इसमें डब्ल्यू बाई क्यू नहीं दिया हुआ है, अपन निकालेंगे डब्ल्यू बाई क्यू और फिर वापस फॉर्मूले में रख देंगे। कितनी परसेंट एफिशिएंसी दी हुई है उस हिसाब से अपन एरिया का कैलकुलेट कर लेंगे। दूस क्या है, डच एंडरसन इक्वेशन टू डिफाइन द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द प्रेसिपिटेटर अंडर आइडियल कंडीशन, थीटा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू बाई ए, ये हो जाती है डब्ल्यू ए बाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं। हमने 5601 5600 ESP दिया हुआ है, उस पर एफिशिएंसी दिया हुआ है 96% एफिशिएंसी है। हमने रखी एफिशिएंसी 5600 रखा, डब्ल्यू बाई क्यू निकाल लिया, और फिर 99% के लिए जितनी एफिशिएंसी है उसके लिए एरिया निकाल लिया। ठीक है, एक अलग से 6100 स्क्वायर मीटर दिया हुआ, 97% एफिशिएंसी दिया हुआ, इसका यूज नहीं आएगा। 2 air pollution control devices that are usually used to remove very fine particles from the flue gas are ESP and fabric filter या बैग हाउस। अब देखो इसमें फैब्रिक फिल्टर का क्वेश्चन है। इट वाज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए फैब्रिक फिल्टर यूजिंग बैग्स ऑफ 0.45 मीटर डायमीटर एंड 7.5 मीटर लॉन्ग फॉर रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेक गैस containing particulates. The expected rate of airflow into the filter is 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या दे दिया है, क्यू दे दिया है। फिल्टरिंग वेलोसिटी एच दिया है, देखो इसमें 2 मीटर पर मिनट। फिल्टरिंग वेलोसिटी एच क्या बताऊंगा मैं इसको, ये दिया हुआ एयर फ्लो डिवाइड बाई क्लोथ एरिया, ये दिया हुआ है 2 मीटर पर मिनट, क्यू बाई ए दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर मिनट। क्यू अलग से दिया हुआ है मेरे को, एरिया निकाल लूँगा, टोटल एरिया रिक्वायर्ड ऑफ बैग फिल्टर, और मेरे को एक बैग फिल्टर का एरिया पता है। 1 बैग फिल्टर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल या पाई डी एल, सब मेरे को पता है। D.45 मीटर दिया हुआ है, 7.5 मीटर लॉन्ग ये दिया हुआ है। तो एक बैग का फिल्टर पता है, एक बैग फिल्टर का एरिया पता है, टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर ऑल बैग फिल्टर पता है, डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ बैग फिल्टर आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। जैसे देखो रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया, इससे क्यू बराबर ए इंटू बी, एरिया 1 बैग फिल्टर 2 बाई आर एल और पाई डी एल दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बैग फिल्टर कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये बैग हाउस फिल्टर 12 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेस्ट गैस कंटिन्यूसली क्यू दिया हुआ है। द बैग हाउस इज टू बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ऑफ इक्वल क्लॉथ एरिया सच दैट वन सेक्शन कैन बी शट डाउन फॉर क्लीनिंग एंड फॉर रिपेयरिंग व्हाइल द अदर 4 सेक्शन कंटिन्यूस टू ऑपरेट। ठीक है, तो 4 ही आपको एक साथ यूज़ कर सकते हो, 4 बैग फिल्टर को ही। एक आपको एक, एक हमेशा क्लीनिंग और रिपेयरिंग में रहेगा, मतलब ये क्या वाला है, स्टैंड बाई वाला है। The air to cloth ratio 6 meter cube per meter square cloth will provide sufficient treatment to the gas। दे दिया है क्यू बाई ए दे दिया 6 मीटर क्यूब पर मिनट डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, क्यू अलग से दे रखा है, एरिया निकाल लूँगा जल्दी से। और इंडिविजुअल बैग का डाया और लेंथ भी दे रखी है 2 पाई आर एल
और पाई डी एल। ये एक बैग का एरिया हो गया। टोटल एरिया आ जाएगा मेरे पास, टोटल एरिया यहाँ से आ जाएगा, और बाकी काम मेरा हो गया, डिवाइड कर दूंगा दोनों को। टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन इंटीजर रिक्वायर्ड इन द बैग हाउस। अब देखो इसमें गलती होने के चांस क्या क्या हो सकते हैं। 24 बैग आ गया अपने से तो कह रहा है, लेकिन एक बैग तो स्टैंड बाई है, 4 बैग यहाँ पे कंटिन्यू चलेंगे। 4 बैग 4 बैग 4 बैग 4 बैग ऐसे करके 24 बैग चाहिए थे हमें क्लीनिंग के लिए, और एक एक हमेशा क्या चाहिए था, स्टैंड बाई चाहिए था। ऐसे करके पूरे 30 बैग चाहिए, 24 बैग नहीं 30 बैग, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन था गेट में। ठीक है, अब आता है गैस का। गैस को कैसे अपन वो करेंगे। हमें साथ में गैस को भी हटाना है। पार्टिकुलेट मैटर तो एक्वस मीडियम में कैप्चर हो जाती है। गैसेस पोल्यूटेंट के लिए पानी के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिक्स कर देती हैं। जैसे SO2 के लिए अपन क्या करते हैं, एल्कलाइन मीडिया या डीसल्फेट। ठीक है, तो इनका मेन क्या रहता है, अम्ब्रेला टर्म है एक इनका, वेट स्क्रबर। मतलब रिमूव द पर्टिकुलेट्स फ्रॉम गैसेज बाई, धो के निकालते हैं सीधे, सीधा सा है। ऊपर से पानी ऐसे बरसता रहता है, नीचे से गैस आती है, इसमें पर्टिकुलेट मैटर है। पर्टिकुलेट मैटर के ऊपर अगर बारिश करवाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगी और गैस क्लीन होके निकल जाएगी। यही इनका कॉन्सेप्ट है, वेट स्क्रबर रिमूव द पर्टिकुलेट मैटर्स फ्रॉम द गैस बाई वॉशिंग देम। कितने टाइप की, कई टाइप के फिर नाम होते हैं। स्प्रे टावर बोल दो, वेंचुरी स्क्रबर बोल दो, पैक्ड टावर बोल दो, प्लेट टावर बोल दो। ठीक है, वेंचुरी स्क्रबर बेस्ट है इनमें, एफिशिएंसी कितनी 99% से भी ज़्यादा, और छोटे छोटे पार्टिकल के लिए भी काफ़ी बेस्ट। पैक्ड टावर में देखो क्या रहता है, गैस इनलेट जाती है, ये पैक्ड बेड है, यहाँ से लिक्विड ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं, पानी छिड़कते रहते हैं इनके ऊपर, और ये इसके अंदर गैस जाती है, और पर्टिकुलेट मैटर के साथ ये पानी धुल के आ जाते हैं, और पर्टिकुलेट मैटर हट जाते हैं, क्लीन गैस बाहर निकल जाती है। क्या हो गया, पैक्ड टावर। ठीक है, वेंचुरी स्क्रबर बेस्ट है यहाँ पे। क्यों, क्या करती है वेंचुरी, नाम से लग रहा है वेंचुरी, कुछ वेंचुरी वाला टाइप का कुछ होगा। हाँ, वेंचुरी टाइप की कुछ रहता है। क्या करती है, कंटामिनेटेड गैस इन, ठीक है, स्क्रबिंग लिक्विड यहाँ से इन। क्या करती है, वेंचुरी थ्रोट आता है। वेंचुरी थ्रोट क्या करता है कि जो लिक्विड आ रहा है ना, इसको छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ देता है, इन इन्फिनिट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। तोड़ दिया, फिर क्या करते हैं ये देखो साथ में घूमती भी जाती हैं, तो अपना काम सारा हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो पर्टिकुलर मेटल पे चिपक जाते हैं, तो क्या क्या हटा देती हैं, गैस भी हटा देता है, प्लस फाइनेस्ट डस्ट रिमूवल भी हटा देता है। देखो जो वेंचुरी थ्रोट है, Q बराबर A × V, एरिया काफ़ी कम हो गया है तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है। एरिया कम, हाई वेलोसिटी इन थ्रोट, लिक्विड को ब्रेक कर देती है, तो बूंदे बना देती है, जिससे पर्टिकुलर मेटल चिपक के हट जाते हैं। तो क्या है, फाइनेस्ट पार्टिकल रिमूवल। तो जो वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको भी पार्टिकल को पर्टिकुलर मेटल को रिमूव कर देती है। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हाई एनर्जी डिवाइसेज हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वाटर को या जो लिक्विड है उसको बूंदों में ब्रेक करना है, उसको ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना है, तो हाई एनर्जी डिवाइसेज हैं, समझ गए। वेरी फाइन पार्टिकल को भी रिमूव कर देती है।
अब देख लो वेट स्क्रबर का एक और पार्ट क्या है। छुट्टी होगी तेरी आज की तो तुझे जाओ टाइम से हाँ, जो स्प्रे टावर बारिश करवाई, यूएसए से आई, पर्टिकुलेट मैटर बारिश के कांटेक्ट में आए, नीचे गिर गए, अपना काम हो गया। ये क्या है, वेट स्क्रबर, पैक्ड टावर, स्प्रे टावर, सारे टाइप के हमने देख लिए। अब देखो इसमें एक मेन चीज़ क्या है, पर्टिकुलेट मैटर तो एक्वस मीडियम से ही कैप्चर हो जाती है। बारिश करवाओ, पर्टिकुलेट मैटर को चिपका के, पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बारिश बूंदे पड़ेंगी लिक्विड की, और ये इनके साथ आ जाएंगे पर्टिकुलर मैटर को। गैसियस पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए पानी के साथ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालने पड़ेंगे, जिनके साथ जो गैस है, जो भी अपने गैस है, चाहे SO2 हो, चाहे NOx हो, जो भी गैस अपने को हटानी है, उससे रिएक्ट करने वाला एजेंट चाहिए अपने को, जो वो भी मिक्स कर देते हैं पानी के साथ। जैसे SO2 क्या है, एसिडिक है, क्योंकि H2SO4 बनाएगी आगे जाके, तो ये एसिडिक है। हम क्या डाल देंगे इसमें, एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देंगे। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब इसमें डालते हैं मैक्सिमम अपन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, SO2 और ये सब क्या बना देते हैं, कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं, मतलब जिप्सम बना देते हैं, और हट जाता है। कौन हट जाता है, SO2 हट जाती है। तो अगर अपना मान लो उसने दे दिया ड्राई कलेक्टर, ठीक है, ड्राई है, एक्वस नहीं है, तो पर्टिकुलर मैटर नहीं हटेंगे, ओनली ओनली गैसियस पोल्यूटेंट्स हटेंगे। वेट कलेक्टर है तो गैस प्लस पर्टिकुलेट मैटर दोनों हट जाएंगे, वेट कलेक्टर में प्लस उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रखे हैं। समझ में आ गया, गैस प्लस पर्टिकुलेट मैटर दोनों हट जाएंगे। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इनका। ये क्या लिखा है, ये तो सिंपल सी चीज़ लिखी है, कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ जो हमने समझाई वही चीज़ लिखी है। तो ये हो गया वेंचुरी स्क्रबर, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी आ रखा, देखो वेंचुरी स्क्रबर, a gas containing two type of suspended particle having average size of 2 micrometer and 50 micrometer. Among the option given below, the most suitable pollution control strategy for removal of these particles is ESP followed by Venturi scrubber. हमें बेस्ट चूज करना है, हम बैग फिल्टर बाई ESP नहीं चूज करेंगे, हम चूज करेंगे ESP फॉलोड बाई वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, तो ये अपनी हो गई लगभग डिवाइसेस सारी कंप्लीट। क्या क्या डिवाइसेस थी, ये तो कोई डिवाइसेस नहीं थी, मेजरमेंट का तरीका था, सैम्पलिंग करने का तरीका था, हाई वॉल्यूम सैम्पलर। मैकेनिज्म हमने पढ़ ली, इनर्शिया या इम्पेक्शन, चिपक गई आगे, धम दे यहाँ पे आए पर्टिकुलर मीटर चिपक गई, मतलब जो जाली का मतलब जैसे मान लो कि जहाँ बीच वाला पार्ट था जहाँ चिपकी हुई वहीं आके इम्पेक्ट हुई, इनर्शिया या इम्पेक्शन से। ठीक है, इंटरसेप्शन, बड़े इनसे जितनी ओपनिंग साइज है उससे बड़े पार्टिकल थे, इंटरसेप्शन हो गया मतलब कैप्चर हो गया। डिफ्यूजन, ब्राउनियन मौसम करते हुए आ रहे थे, अगर नॉर्मल जाते तो निकल जाते, ब्राउनियन मौसम करते हुए आ रहे थे, चिपक गए, रैंडम मोशन डिफ्यूजन हो गया। ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ESP वाला काम हो गया। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में ग्रेविटेशनल सेटलिंग हो गई। इसमें डालना चाहो तो एक और डाल सकते हो, जो साइक्लोन में काम आता है। साइक्लोन में क्या मैकेनिज्म होती है, साइक्लोन में मैकेनिज्म होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल से तो हटती हैं चीज़ें, दुनिया है ना इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये चीज़ अपनी हो गई। तो अपना ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर पढ़ लिया हमने। तो ये कुछ और लिखा है, बैरोमीटर बताइए अपने को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में काम आता है।
एनीमोमीटर विंड स्पीड नापने में काम आता है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने में काम आता है। फिर कुछ कुछ चीज़ें और है अपनी, वही तो भयंकर ही वो होने लग गया। इतना ज़्यादा वो होता है। डिवाइसेस पढ़ ली हमने, केमिस्ट्री पढ़ ली। अब कुछ कुछ डिवाइसेस और हैं, किसके लिए? वहीकुलर एमिशंस के लिए। व्हीकल्स एमिशन से भी बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन होता है। रिपोर्ट आई थी, क्या रिपोर्ट आई थी? जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका बड़ा कारण पराली जलाना नहीं है। क्या है उसका बड़ा कारण? उसका बड़ा बड़ा कारण है वहीकुलर एमिशन। तो अपना वहीकुलर एमिशन एंड एयर कंट्रोल भी पढ़ना पड़ेगा। व्हीकल से क्या क्या निकलता है? CO, CO2, हाइड्रोकार्बन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NOx, SO2, पार्टिकुलेट मैटर, इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। तो कैसे कंट्रोल करें? एक तो बेसिक सी चीज़ है कि CO2 इसका कंप्लीट कंबशन हो चुका है, हमारे कोई इश्यू नहीं है। तो CO ज़्यादा खतरनाक है, CO2 कम खतरनाक है। हाँ, भले ग्रीन हाउस गैस बनाएगी, लेकिन अभी टेम्परेरी के लिए तो वो तो ग्लोबल लेवल पे है। टेम्परेरी लोकल लेवल पे तो कुछ नुकसान नहीं कर रही, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो चुका है, स्टेबल गैस है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि CO वगैरह को CO2 में कन्वर्ट कर दो, हाइड्रोकार्बन को भी CO2 में कन्वर्ट कर दो, अगर कर सको तो। CO इनकम्प्लीट कंबशन, क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो, CO+O2 CO2 में बना दो। ग्रीन हाउस गैस है लेकिन CO से बेहतर है, CO तो बहुत ही घातक है। ठीक है, कैसे करें? कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर से क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं और जो अपने ऊपर रिएक्शन करवा देंगे, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करवा देंगे, CO2 बनवा देंगे। क्या होते हैं कैटालिस्ट? प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, इस टाइप के कैटालिस्ट होते हैं जो अपने ऊपर रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं। ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। जब तुम्हें पढ़ते थे अपन केमिस्ट्री में, कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो कैटालिस्ट वो होते हैं जो अपने ऊपर, जो खुद तो रिएक्शन में पार्ट नहीं कर लेते, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो यही होते हैं कैटालिस्ट। तो देखो क्या क्या कैटालिस्ट होते हैं। एक तो होते हैं 2 वे कन्वर्टर कैटालिस्ट, एक होते हैं 3 वे कन्वर्टर। 2 वे कन्वर्टर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को रिमूव कर देंगे। हाइड्रोकार्बन प्लस O2 भी CO2 प्लस H2 में बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 भी CO2 में बना देगा। कौन से कैटालिस्ट में आएंगे यहाँ? प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, ऑक्सीडाइज करवा दिया, CO2 बनवा दिया, हो गया अपना काम आसान। कैटालिटिक कन्वर्टर, 2 वे कन्वर्टर। एक आता 3 वे कन्वर्टर। 3 वे कन्वर्टर क्या करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और NOx सबको रिमूव कर देते हैं। NOx कैसे रिमूव करेगी? NOx को N2 प्लस O2 में, यहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन के थ्रू हटा देते हैं, N2 बना के हटा देते हैं। N2 हमें कोई नुकसान नहीं है, N2 तो इन्वायरमेंट में बहुत है, लगभग 78% इन्वायरमेंट में N2 ही है। इसमें सभी कैटलिस्ट प्लेटिनम प्लस पैलेडियम एंड रोडियम। रोडियम क्या है? नाम से लग रहा है R, मतलब रिडक्शन करेगा ये। रोडियम क्या करेगा? रिडक्शन करवाएगा। ओके, 3 वे कन्वर्टर हो गया। एक आता है सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर। कौन है ये? ये भी रोडियम ही है, कैटालिस्ट रोडियम, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है रोडियम आएगा।
क्या है NOx प्लस अमोनिया क्या बनाएगा N2+H2O। N2+H2O में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तुमने देखा होगा यूरिया पंप देखे होंगे तुमने, रोड के साइड में यूरिया पंप होते हैं। जो डीजल वाली डिवाइस जो होती हैं गाड़ियाँ, ट्रक होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया डलवाते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि वो सब यूरिया किस लिए डलवाते होंगे, इंजन में डलवाते होंगे, लेकिन नहीं, इंजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो डलवाते हैं एनॉक्स की कंट्रोल के लिए, ताकि एनॉक्स का अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाए, N2+H2O बन जाए। उनके में रोडियम कैटलिस्ट होता है, लगा हुआ है। एनॉक्स आएगा अंदर से, इंजन से एग्जॉस्ट से बन के, प्लस हमने यहाँ यूरिया डाल रखी है अमोनिया, और क्या बना देगा, N2+H2O बना देगा। अपना पोल्यूशन कम। ठीक है, तो ये होता है, तभी तो ट्रक में यूरिया मिलाते हैं, यूरिया अमोनिया। समझ गए? तो एनॉक्स ऐसे काम करता है, सेलेक्टिव कैटालिस्टिक कन्वर्टर, रोडियम। ओके, गेट यहाँ से केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछते लेता है। एनॉक्स की कंसंट्रेशन गिवन होती है, अमोनिया की कंसंट्रेशन निकलवा लेता है, रेशियो दे देता है कि 1:1 में काम चल रहा है पूरा, मॉलिक्यूल इक्वल है, एनॉक्स अमोनिया N2+O2 सब 1:1 में है। तो कुछ कुछ मोल्स का कॉन्सेप्ट लगवा के क्वेश्चंस में खेलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन निकाल ले जाएंगे। अपने इक्वेशन लगभग आइडिया है कैसे काम करती है। अब जैसे साइक्लोन में कट साइज था D50 था, कि इस वाले किसकी डायमीटर का पार्टिकल 50% एफिशिएंट होगा, 50% रिमूव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ एक कैटलिस्टिक कन्वर्टर में क्या आता है, लाइट ऑफ का कॉन्सेप्ट आता है। लाइट ऑफ पैरामीटर है, लाइट ऑफ मतलब टारगेट पोल्यूटेंट को हटाने की एफिशिएंसी 50% अचीव हो गई है, लाइट ऑफ कर दो, 50% अचीव हमने कर दी है। तो बस वही कैटालिस्टिक कन्वर्टर को बेचने का तरीका, लाइट ऑफ पैरामीटर है। हेलो, हाँ जी जी नमस्ते। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। बढ़िया, करूँ दीदी, मतलब आधी घंटा में फ़ोन, थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा बताऊँ, कोई काम हो, कोई काम हो, कोई अर्जेंट काम? हाँ करूँ तो आधी घंटे में करूँ, ठीक है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके। हाँ तो दोस्तों, जैसे जैसे साइक्लोन में कट साइज था D50, मतलब इस वाले पार्टिकल का डायमीटर, इस डायमीटर का पार्टिकल 50% रिमूव हो जाएगा इस वाले साइक्लोन से। वैसे ही कैटालिस्टिक कन्वर्टर में लाइट ऑफ का पैरामीटर होता है। लाइट ऑफ मतलब जो भी पोल्यूटेंट को हटाने की कैपेसिटी 50% अचीव हो जाएगी, लाइट ऑफ। ठीक है, ये आपने वो चीज़ ध्यान देनी है। तो हमने कैटालिस्टिक कन्वर्टर पढ़ लिए हैं। हाइड्रोकार्बन को एक और तरीके से भी हटा सकते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन बाई कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, 2 वे 3 वे कन्वर्टर, 2 वे 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। एक आता है एक्टिवेटेड कार्बन से भी हटा सकते हैं इसको, लेकिन इफेक्टिव कब होगा, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कम कब कितने हो, कम क्वांटिटी में हो, तो एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन की कंसनट्रेशन कम हो तो एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज में लिया जा सकता है, इफेक्टिव रहता है। और एक्टिवेटेड कार्बन ऑर्डर को भी हटा देता है,
और अब आता है एनवक्स। एनवक्स को तो हमने एक तरीके से हटा दिया, 3 वे कन्वर्टर से हटा दिया, सेलेक्टिव कन्वर्टर से भी हटा दिया, सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर से भी हटा दिया, कैटालिटिक कन्वर्टर से भी हटा दिया। अब एक आता है और तरीका है इसका, EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। मतलब जो एग्जॉस्ट से गैस आ रही है उसको रिसर्कुलेट कर दो इंजन में, इंजन में जो एयर आ रही है उसके साथ रिसर्कुलेट कर दो। क्या होगा उससे? एग्जॉस्ट गैस को इंजन में वापस भेज देते हैं। एग्जॉस्ट गैस में क्या क्या था? CO2 था, H2 था, N2 था, इस टाइप की गैसेस थी। हो सकता है NOx भी होगा। तो हम इसको इंजन में वापस भेज देते हैं। इंजन में वापस भेजने से क्या होगा? एक तो टेम्परेचर कम हो जाएगा इंजन का, डाइल्यूशन हो जाएगा, रिसर्कुलेशन से डाइल्यूशन हो जाएगा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि हमने एग्जॉस्ट में तो ऑक्सीजन है नहीं, इनलेट में ऑक्सीजन है, कुछ परसेंटेज, मान लो 21% ऑक्सीजन है, हमने एग्जॉस्ट वाले गैस को रिसर्कुलेट कर दिया, ऑक्सीजन की ओवरऑल कंसनट्रेशन तो कम हो जाएगी डाइल्यूशन से। तो एक तो टेम्परेचर कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, तो अब एनॉक्स बनेगा ही नहीं। एनॉक्स फॉर्मेशन के लिए एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हमने टेम्परेचर कम करवा दिया रिसर्कुलेशन से, डाइल्यूशन से। और CO2 और H2 कहते हैं हीट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। एक तो टेम्परेचर कम हो गया, एक ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो क्या होता है? एनॉक्स बनता ही नहीं है। एनॉक्स बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी का बनता ही नहीं है। एनॉक्स बनता है हाई टेम्परेचर पे, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बनता है एनॉक्स। तो ऐसे काम करता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी EGR। गैस को एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट कर दिया, टेम्परेचर कम हो गया, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो गई, और कम हो गई तो अपना काम हो गया। कैसे हो गया? एनॉक्स बनेगा ही नहीं। एनॉक्स कब बनता है? हाई टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन से हटा दिया, कैटालिटिक कन्वर्टर। एनॉक्स हमने रिडक्शन करवा दिया N2O2 में, ये 3 वे कन्वर्टर में था, ठंडा करके कर दिया हमने EGR में। EGR में क्या कर दिया हमने? ठंडा कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में या सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर में से हटा दिया। NOx प्लस अमोनिया, जो अपन यूरिया डालते हैं, किसमें बन गया? N2 प्लस H2O। पर्टिकुलर मीटर किसे हटा देते हैं अपन? फिल्टर लगा देते हैं। क्या? डीजल में पर्टिकुलर फिल्टर में, डीजल इंजन में पर्टिकुलर फिल्टर लगा देते हैं। पर्टिकुलर मैटर मतलब सूट पार्टिकल्स को पर्टिकुलर मैटर कहते हैं। जो अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं कार्बन के, उनको सूट पार्टिकल बोलते हैं, सूट बोलते हैं, वो पर्टिकुलर मैटर होते हैं। डीजल इंजन से पर्टिकुलर मैटर ज़्यादा एमिशन होते हैं, इसलिए डीजल इंजन में पर्टिकुलर फिल्टर लगा देते हैं, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में। ठीक है, पर्टिकुलर फिल्टर तो लगे ही रहते हैं, चाहे पेट्रोल का इंजन हो चाहे डीजल का इंजन हो। डीजल के इंजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आता है कि NO2 को हटाने का एक और तरीका है, मोलिकुलर शीव, या उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड जियोलाइट। डिहाइड्रेटेड जियोलाइट, इसे क्या हटा देते हैं? NO2 हटा देते हैं। जैसे अपना एक्टिवेटेड कार्बन था, जैसे अपन हाइड्रोकार्बन हटा देते हैं, वैसे ही एक मोलिकुलर शीव होती है डिहाइड्रेटेड जियोलाइट, उसे अपन NO2 हटा देते हैं। NO2 हटाने के अपने पास बहुत तरीके आ गए। अब आता है ऑक्सीजन सेंसर और लैम्डा सेंसर नाम की भी एक चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि टू कंट्रोल एयर फ्यूल रेशियो, जितना अपन फ्यूल दे रहे हैं उसके हिसाब से अपने को एयर भी देनी होती है, ताकि सही से कंबशन हो पाए। कंबशन क्या हो? कंप्लीट हो, और एमिशन कम से कम हो। अगर कंबशन कंप्लीट हो जाएगा तो CO2 बनेगी, CO नहीं बनेगी। तो इसलिए एयर और बाई फ्यूल रेशियो, एयर टू फ्यूल रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कम हो जाता है। ठीक है, एयर टू फ्यूल रेशियो, तो उसको कंप्लीट कंबशन करने के लिए अपने को एयर टू फ्यूल रेशियो चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन देते हैं, लगा होता है इंजन में ऑक्सीजन सेंसर और लैम्डा सेंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक दो चीज़ और क्या क्या है,
SO2 के बारे में और पढ़ना है अपने को। NO2 NO2 तो पढ़ लिया हमने, NOx NOx तो, SO2 नहीं पढ़ा हमने। SO2 कहाँ से निकलेगा ज़्यादा? SO2 निकलेगा थर्मल पावर प्लांट से। SO2 कहाँ से निकलेगा? थर्मल पावर प्लांट से निकलेगा। ठीक है, मेजर सोर्स है ये। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? बाय फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिलाइजेशन, मतलब सल्फर को हटा देंगे, डीसल्फर कर देंगे। कैसे करेंगे डीसल्फर भाई? आपने पढ़ा था SO2 क्या है? एसिडिक है। क्या चाहिए अपने को? एल्कलाइन चाहिए। एल्कलाइन मतलब लाइम, लाइम से चल जाएगा। क्विक लाइम हो CaO, हाइड्रेटेड लाइम हो CaOH2, ये अपन रखेंगे। और क्या है? ड्राई स्क्रबर। ड्राई स्क्रबर होगा तो मतलब केवल गैस केस हटाएगा, पर्टिकुलर मैटर नहीं हटाएगा। ठीक है, ड्राई स्क्रबर में डालेंगे, पाउडर फॉर्म में डालेंगे क्या? लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड लाइम, स्लैक्ड लाइम जैसे डालेंगे। क्या रिमूव करता है? SO2 रिमूव कर देगा ये। क्या बना के? जिप्सम बना के। अच्छा, ये ड्राई स्क्रबर तो करेगा, SO2 को रिमूव कर देगा। SO2 बोले तो एसिड, एल्कली से हटेगा, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट सब एल्कली ही है। ठीक है, वेट स्क्रबर क्या होगा? SO2 प्लस पर्टिकुलेट मैटर दोनों हटा देगा। क्या करेंगे? लाइमस्टोन या लाइम सलरी या स्प्रे जो भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो भी अपन डालेंगे तो कैसे रिएक्शन करेगा? SO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके बनाते हैं कैल्शियम CaSO3। CaSO3 और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है CaSO4 जिप्सम। तो जो तुम देखोगे थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में अपन कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं और जिप्सम निकल के आता है। जिप्सम निकलता है, SO2 हट जाती है और जिप्सम बन जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैटालिटिक कन्वर्टर भी होता है इसका। SO3 नाम का एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। SO2 इसके ऊपर आता है, H2SO4 बना के निकल जाता है। एडजॉर्बर वही एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक इसका कैटालिस्ट होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, नाम याद रखना, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, VeO5। तो कैटालिस्ट हमने क्या क्या देख लिया? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनॉक्स के लिए हमने प्लेटिनम और पैलेडियम भी देखा। ठीक है, 2 वे 3 वे टाइप के कन्वर्टर। एनॉक्स के लिए हमने रोडियम कन्वर्टर देखा, वो रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, सेलेक्टिव वाला होगा तो NOx प्लस अमोनिया, N2 प्लस H2 या N2 प्लस O2 जैसा भी है, ये कर देता है N2 प्लस O2 में रिडक्शन कर देता है। जैसा भी है ये रोडियम रिडक्शन कर देगा। तो 2 वे 3 वे कन्वर्टर हमने सिलेक्टिव कन्वर्टर सब देख लिए। SO2 का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो यूरिया डालने वाला सिस्टम हमने सल्फर का वेट स्क्रबर, एल्कली डालने वाला सिस्टम, कैल्शियम कार्बोनेट डालने वाला सिस्टम हमने सब देख लिया। ये हो गया अपना पूरा। अब अपना आता है अर्बन एरिया में हीट आइलैंड रहता है। क्यों रहता है हीट आइलैंड? क्योंकि हीट आइलैंड मतलब एक तो इंडस्ट्री ज़्यादा रहती है अर्बन एरिया में। ठीक है, दूसरा पेड़ पौधे भी कम रहते हैं, पेड़ पौधे कम रहते हैं। तीसरा, ठीक है पहले दो के बेस पे देख लो, हीट आइलैंड रहता है। तीसरा क्या होता है? कंक्रीट की स्ट्रक्चर रहती है, तो हीट अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो पूरा हीट आइलैंड बन जाता है। अर्बन जो शहर होते हैं, शहरी इलाके हीट आइलैंड बन जाते हैं। इनको हायर मिक्सिंग डेप्थ चाहिए होती है
कल हमने मिक्सिंग डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पोल्यूटेंट्स को कंप्लीट मिक्सिंग के लिए जितनी डेप्थ चाहिए होती है, या फिर डेप्थ ऑफ, कौन सी डेप्थ, कहाँ तक की डेप्थ, उसको इन्वर्जन लेयर तक की डेप्थ को मिक्सिंग डेप्थ बोलते हैं, या अनस्टेबल लेयर की डेप्थ को, अनस्टेबल लेयर की हाइट को क्या बोलते हैं, मिक्सिंग डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हायर मिक्सिंग डेप्थ चाहिए होता है, इज रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन। कोई हीट आइलैंड है, बहुत डिस्टेंस तक तो सेम टाइप की हीट ही हीट रहती है, तो डी टी बाई डी जेड बन ही नहीं पाता, समझ रहे हो। डी टी बाई डी जेड कैसे कम होना चाहिए, तभी तो मिक्सिंग होगी, तभी तो अनस्टेबल आएगा तो मिक्सिंग होगी। लेकिन ये तो सेम ही हीट है, हीट आइलैंड बना हुआ है पूरा, तो इसलिए अपने को हायर मिक्सिंग डेप्थ चाहिए होती है। किसके रेस्पेक्ट में, गाँव के रेस्पेक्ट में। गाँव में कम मिक्सिंग डेप्थ चाहिए होती है, लेकिन यहाँ अर्बन हीट आइलैंड के कारण हायर मिक्सिंग डेप्थ चाहिए होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझना। भारत स्टेज 6 व्हीकलर एमिशन के लिए हमने पर्टिकुलेट मैटर के लिए क्या किया, पहले BS4 में था, BS5 इंडिया में आया नहीं था, भारत स्टेज 5 नहीं आया था। भारत स्टेज 4 के बाद सीधा क्या आया था, भारत स्टेज 6 आ गया था। भारत स्टेज 4 में क्या था, 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर था, किसकी रेंज, पर्टिकुलेट मैटर एमिशन की रेट। 1 किलोमीटर में आप 25 मिलीग्राम आप एमिशन कर सकते हो पर्टिकुलर मीटर का। अब हमने क्या कर दिया, फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल के लिए 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर ही रखा है पर्टिकुलर मैटर एमिशन की रेट। काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया हमने, 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर से 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर ले आई। ठीक है, NOx की एमिशन रेट हमने पेट्रोल में रखी है 60, डीजल में रखी है 80, क्योंकि डीजल में हाई टेम्परेचर होता है इंजन का, NOx ज़्यादा बनता है, इसलिए हमने उसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ा के रखी है कि डीजल इंजन में NOx थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो डीजल में रखी है हमने 80, पेट्रोल में रखी है हमने 60। आई होप समझ में आया है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। पेट्रोल में 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, डीजल में 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर रखा है NOx की लिमिट, किसमें, भारत स्टेज 6 में। अब क्या है, और हाइड्रोकार्बन प्लस NOx की मिला के लिमिट रखी हमने 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा आइडिया लेने का है। अब आता है बढ़िया कॉन्सेप्ट, जब पेट्रोल कार या पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन जब आइडलिंग केस में रहता है, जो आइडलिंग स्टेज में रहता है, आइडल है मतलब खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, चालू अवस्था में खड़ा हुआ है, एक्सलरेट नहीं कर रहे, कहाँ खड़ा हुआ, मान लो बत्ती पे खड़ा हुआ है, बत्ती नहीं बोलेंगे अपन, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे रेड लाइट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ है, अपन सिविल इंजीनियर है ना, अपन बोलेंगे क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ, वेट कर रहा है, अपने टर्न का इंतजार कर रहा है, तो आइडलिंग कंडीशन बोलते हैं उसको। उसके टाइम पे मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, क्यों, क्योंकि फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस टाइम पे, फ्यूल कंबशन ही नहीं होती, या तो हो जाता है कि पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती होगी, चलती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन एयर मिलती है, और खड़े खड़े ऑक्सीजन ज़्यादा मिल नहीं पाती, तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, क्योंकि फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट रखी, क्या रखी, कार में तो रखी हमने 3%, कार क्या है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में तो हमने रखी 3%, और 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में रखी हमने 4 से 5%। ठीक है, उल्टी रखी हमने, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में रखी 4 से 5%, और कार में रखी हमने, कार 4 व्हीलर है तो हमने उसमें रखी हुई लिमिट 3%। किसकी 3%, क्या 4% किसकी है, ये पता नहीं, बस परसेंटेज में पता है कि कार में तो लिमिट रखी हमने 3%, 4 व्हीलर है कार, उसमें तो रखी हमने लिमिट 3%, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर में रखी हमने 4 to 5%। आइडलिंग के समय कार्बन मोनोऑक्साइड की निकलने की रेट, मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत स्टेज 6 में
क्या क्या हमने कुछ कुछ इम्प्रूव किया। कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपके बीच बीच में क्वेश्चंस वगैरह में देखने को मिलती हैं। एक आता है कि प्लूम बिहेवियर, जब रात होती है तो प्लूम बिहेवियर कैसा होता है, सुबह होती है फिर दिन होता है तो प्लूम बिहेवियर कैसे चेंज होता जाता है। ये नॉर्मल दिन की बात है, नॉर्मल डे की बात है। ये आपको ऐसे मत सोचना कि अरे सुबह तो इन्वर्जन होता है, नहीं, वो केवल सर्दियों की सुबह इन्वर्जन होता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल दिन और रात की बात करेंगे। रात को डी/डी जेड कम होता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लगभग सेम सही रहता है, ठंडा हो जाता है पूरा, डी/डी जेड कम होता है। तो इन्वायरमेंटल लैब स्टेट ALR से कम देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, स्टेबल हो गई कंडीशन। स्टेबल मतलब फैनिंग। फिर मॉर्निंग में अपने को ताज़ी फ्रेश हवा मिलती है, हम क्या बोलते हैं, सब लोग खुश रहते हैं, हंस रहे होते हैं पार्क में, लॉफ्टिंग। फिर बीच में कहीं ALR बराबर ALR भी आता है, न्यूट्रल कंडीशन बन जाती है। और फिर दिन में डी/डी जेड ज़्यादा होगा, ELR ग्रेटर देन ALR, अनस्टेबल कंडीशन, लूपिंग बन जाता है। ठीक है, ये दिन की बात हो गई। रात में सब शांत रहता है, फैनिंग। ठीक है, तो फैनिंग सुबह मतलब लोग खुश रहते हैं, लॉफ्टिंग, और दिन में लूपिंग बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। सारा काम किसी हो रहा है, डी/डी जेड से ही हो रहा है। इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई तो टेम्परेचर का अनस्टेबल होगा, लूपिंग आएगी। रात को फैनिंग आ जाएगी, रात को सब लोग शांत हैं, डी/डी जेड क्या है, ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, ELR का क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा ELR से, तो क्या आ जाएगी, फैनिंग कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में लॉफ्टिंग, सुबह ताजी हवा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो कुछ एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं। हम एक स्मोक टावर बना रहे हैं, क्या है उसमें 5,000 फिल्टर्स हैं, 1,000 मीटर के ऊपर सेकंड से वो गैस को या एयर को इंजेक्ट करेगा। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 24 मीटर हाई है, और 3M फिल्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। कहाँ बना रहे हैं, दिल्ली में बना रहे हैं स्मोक टावर। कोयला देख लो, सल्फर होगा, सल्फर से SO2 बनेगा। एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोयला है उसमें केवल कम परसेंटेज सल्फर रहता है, ओनली 1% सल्फर रहता है एंथ्रेसाइट। सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस कोयले में 4% से ज़्यादा सल्फर होता है। ठीक है, ठीक है, अब कुछ कुछ साइजेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन नॉइज पोल्यूशन में चले जाएंगे जल्दी से, साइजेज की बात करते हैं। ये भी पढ़ने का समय है नहीं, ये वाले मत पढ़ो, ये पढ़ लो। ट्रोपोस्फेयर में हीट ट्रांसफर करने के क्या क्या तरीके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है ट्रोपोस्फेयर में, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है। नेचुरल प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एयर पोल्यूशन, केवल अपन ही एयर प्योरीफायर नहीं लगा रहे, नेचर का भी एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम है। तो एयर पोल्यूशन को मैनली तो नेचर ही हटाती है, हम तो क्या करते हैं, हम तो डिस्पर्स करते हैं। हम तो क्या करते हैं, चिमनी से ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। हम कभी प्योरीफाई थोड़ी कर पाते हैं चीज़ों को। क्या करते हैं, मैक्सिमम प्योरीफाई करते हैं तो कोई डिवाइस लगा दी, समझ गया, बैक फिल्टर लगा दिए, वो सब लगा, ये कुछ है। ये तो बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। मेनली प्योरीफाई कौन करता है एयर पोल्यूशन को, नेचर करती है। क्या क्या तरीके हैं, वॉश आउट, रेन आउट, डिस्पर्सन, एडजॉर्प्शन, सेटलिंग। पहले रेन आती है तो रेन आउट होती है, फिर रेन नीचे गिरती है और पर्टिकुलर मीटर को वॉश आउट कर देती है। पहले बारिश होगी तो रेन जब क्लाउड में जब कोई पर्टिकुलर मीटर होगा तो रेन बनने के समय ही रेन आउट हो जाता है, पहले रेन आउट होगी। फिर रेन जब नीचे गिरेगी तो पर्टिकुलर मीटर को लपेट देगी, पर्टिकुलर मीटर को साथ में लपेट देगी, क्या हो गया, वॉश आउट कर दिया।
डिस्पर्सन डाइल्यूशन कोई रिमूवल मैकेनिज्म नहीं है। क्या है? कंसंट्रेशन कम करने का तरीका है बस। रिमूव नहीं हुआ है। हवा चली तो कुछ डिस्पर्स ही हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है, इसे रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है। फिर आता है एक एडजॉर्प्शन। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? पर्टिकुलेट मैटर। तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कोई मान लो 50 माइक्रोमीटर का पार्टिकल है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अर्थ की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी। सेटलिंग ग्रेविटेशनल कितने इफेक्टिव है? 20 माइक्रोमीटर से ज़्यादा इफेक्ट से ज़्यादा ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे 20 माइक्रोमीटर से, तो सेटलिंग इफेक्टिव है, यानी ग्रेविटेशनल वाली इफेक्टिव है। इंसान ने जो बनाया वो तो 50 माइक्रोमीटर से बड़े में ही इफेक्टिव है। तो नेचर जिंदाबाद। हमने NH अमोनिया को एक पार्ट में क्यों लिया? ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। हमारा कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर वाला देश है, तो अमोनिया इन्वायरमेंट में काफ़ी रिलीज होती है, तो हमने अमोनिया को भी इस कैटेगरी में रखा है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर तो हो गया अपना कंप्लीट। अब अपन चलेंगे नॉइज पोल्यूशन में। बड़ा ही सिंपल सा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का लगा कि चैप्टर बना दें क्या? कल अलग अलग ही लेक्चर बना देंगे, सिंपल सा है नॉइज पोल्यूशन, कल पढ़ेंगे इसको। सिंपल सा है, आधे घंटे का लेक्चर होगा नॉइज पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने एयर पोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सिंपल सा था। अब जो भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्लीज़ PYQ लगाने हैं तुम्हें, और जो भी PYQ नहीं हो रहा है वो मुझे बताओगे, कैसे भेजोगे मुझे? टेलीग्राम पे मैं थोड़ा लॉगिन करवा देता हूँ, लॉगिन शुरू करता हूँ मैं, ताकि वहाँ मुझे डाउट भेज पाऊँ। क्योंकि मेन ज़रूरी है ये इतना सारा पढ़ा, ये तो केवल समझ लिया। ज़रूरी क्या है? जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका PYQ कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूरी है। हो सकता है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, नहीं, या जो अभी तक PYQ हैं वो सारी इसमें होंगे, नहीं, काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये मैंने पार्ट किया है गेट का। गेट में इन्वायरमेंटल साइंस आता है, उसका कुछ इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है, उससे उस टाइप से मैंने पढ़ा है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके PYQ जरूर लगाओ। PYQ इज बेसिक, PYQ इज मस्ट। PYQ तो आपके होने ही होने चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो PYQ शुरू करो। PYQ डेली के डेली पढ़िए, अभी पूरी पूरी लगभग चीज़ें याद भी रहती हैं, तो PYQ लगाया करो और देखा करो कि नया कॉन्सेप्ट था कि इसी में से कॉन्सेप्ट था। ठीक है दोस्तों, टाटा।